हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी है आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 के ईएसआई लेक्चर सीरीज़ की। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों सिलेबस को देखा, साथ ही साथ हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और जीडीपी क्या होती है। ठीक है, उसकी काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल डिस्कशन करी उसके बारे में। और अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए दोस्तों और उसे देख के आइए। दोस्तों, अगर आपने फाइनेंस की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 की, तो प्लीज़ उसे भी आप लोग देख लीजिए। मैंने पूरे लेक्चर सीरीज उसके डाल दिए हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। एथिक्स का मैंने मैराथन निकाला था, बट एथिक्स का चैप्टर वाइज को मैं जल्द लेके आऊँगा दोस्तों आप लोग के लिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो दोस्तों। उसमें मैं सारे पीडीएफ डालता हूँ, साथ में पुराने पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन का सूत्र है। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो दोस्तों, मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है। मैं अपनी एमबीए अभी आईआईएम रांची से कर रहा हूँ और ये मेरा फाइनल ईयर है। ठीक है, उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आईबीएससी, आईओ, एफकैट और कैट जैसे एग्जाम्स को। दोस्तों, बिना देरी करें आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं और पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा दोस्तों। उस बेसिक्स आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक होता है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पहला होता है फैक्टर कॉस्ट, फिर होता है बेस प्राइस, फिर होता है एक मार्केट प्राइस। तीन चीज़ें होती हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्शन में, जब आप कोई प्रोडक्शन करते हो, उसको प्रोड्यूस करने में कुछ कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स लग जाते हैं। उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, उसकी कॉस्ट कितनी होती है? कुछ चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट होती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट। बेस प्राइस मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, बेस प्राइस क्या होता है? बेसिक प्राइस भी कहते हैं इसे। वो ऐसा होता है दोस्तों, जितना प्रोड्यूसर को अमाउंट मिला परचेज़र से। ठीक है, परचेज़र से जितना प्रोड्यूसर को, जैसे हमारी एक फैक्ट्री है दोस्तों, हम लोग कुछ बना रहे हैं और इसका सामान को हम लोग डीलर्स को दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, सप्लायर को दे रहे हैं, डीलर्स को दे रहे हैं, जो भी है उसको दिए, उसको जितना प्राइस उस पर मिल रहा है दोस्तों, वो होता है बेस प्राइस। बेस प्राइस में दोस्तों प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसकी सब्सिडी लग सकती है, सब्सिडी लग गई या टैक्सेस हो गए। ठीक है, वो होता है अपना बेस प्राइस। और मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट की कुछ टैक्सेस, जैसे जीएसटी हो गई, एक्साइज हो गई, कस्टम्स लगने के बाद जो वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिक रहा है, वो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, वो होता है मार्केट प्राइस। दोस्तों, थोड़ा बहुत लिख लो इसके बारे में, अगर लिखना है तो आपको। इट इज़ द टोटल it is the total cost of all the factors of production। ठीक है, प्रोडक्शन consumed or used in producing a good or सर्विस। ठीक है, ये होगा फैक्टर कॉस्ट दोस्तों। जो भी आप प्रोडक्शन को करने में जो भी गुड्स सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है वो फैक्टर कॉस्ट में आपकी आ जाती है। फिर आता है दोस्तों बेसिक प्राइस। ठीक है, अमाउंट, देख लो इसको, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द परचेजर फॉर अ यूनिट ऑफ गुड और सर्विस produced as output minus any tax payable plus subsidy receivable on that unit। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक प्राइस। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है?
प्राइस एट विच गुड या प्रोडक्ट जो है आपका वो आपका इज सोल्ड एट मार्केट। ठीक है दोस्तों, चलेगा। और दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे, एक चीज़ और लिख लो आप लोग, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इक्वल्स टू बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस ये हो गया। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे लिख लो, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये तीन बेसिक चीज़ें थी, चीज़ें थी। अब हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे अपने। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। दोस्तों जीडीपी को नापने के कुछ ना तरीके होते हैं। कल हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं जिससे कि आप जीडीपी को कैलकुलेट कर देते हो। जैसे होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है दोस्तों, नाम से समझ में आ रहा है कितना पूरे इसमें एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कौन कौन से गुड्स को कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आप देखे होंगे शार्क टैंक, अगर आप लोग देख रहे होंगे, उन लोग इन्वेस्टर्स होते हैं कि नहीं होते। जो शार्क्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी आइडियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। फिर गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट की भी हेल्प रहती है। तो गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है चीज़ों पे। तो फिर साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने यहाँ कुछ प्रोड्यूस कर दिया, उस सामान को आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ से भी आपको पैसा आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, इम्पोर्ट इन द सेंस आप लोग कितना बाहर से सामान यहाँ पे मंगा रहे हो, ये होता है इम्पोर्ट। तो उसका एक फॉर्मूला दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड में एक फॉर्मूला बन गया है। जो जीडीपी होता है ना, CIG X माइनस एम। सी मतलब होता है दोस्तों कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन। आप जितना कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से आप खर्चा करोगे। ठीक है, आप जितना कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से आप खर्चा करते हो। आई से होता है आपका इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस कैपिटल गुड्स में। ठीक है, इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, शार्क टैंक का एग्जांपल ले लो। जी से होता है गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है दोस्तों पब्लिक गुड्स और सर्विसेज में, गवर्नमेंट का कितना खर्चा है एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का। फिर हो गया अपना एक्सपोर्ट्स, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। दोस्तों ये होती है अपनी जीडीपी। ठीक है, चलेगा दोस्तों, चलेगा। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द expenditure method is a system for calculating gross domestic product that combines consumption, investment, government spending and net exports. Net exports क्या होता है दोस्तों, exports माइनस imports, ये होता है आपका net exports. It is the most common way to estimate GDP. ठीक है, बहुत कॉमन वे है दोस्तों जीडीपी निकालने का। इट सेज एवरीथिंग दैट प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग कंज्यूमर एंड प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट स्पेंड विद इन द बॉर्डर्स। कल हमने जीडीपी के बारे में कुछ उसके रूल्स के बारे में पढ़ा था दोस्तों। हमारे बॉर्डर में होना चाहिए, हमारी टेरिटरी में वो गुड्स को वो होना चाहिए, और हम लोग इंटरमीडिएट नहीं लेते हैं, फाइनल गुड्स लेते हैं। याद आ रहा है वो सब चीज़ें। तो वही कह रहा है कि विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री मस्ट ऐड अप टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स। देखो ये सब वर्ड्स को ध्यान रखना, ये सब वर्ड्स आपको यूज़ करना है दोस्तों आंसर्स में। कल हमने रूल्स पढ़े थे ना जीडीपी के, याद आ रहे होंगे आपको। एंड प्रोड्यूस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये जो वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स आपको लिखना है। यू हैव टू राइट ऑल दिस वर्ड्स इन योर आंसर्स। तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये मैटर समझ में आ गया। कोई दुख दर्द,
पीड़ा इसमें दोस्तों, ये अपना पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। ठीक है, जाएगा दोस्तों दूसरा मेथड, प्रोडक्शन मेथड। इसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन मेथड दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप में आप लोग क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। ठीक है, हर एक स्टेप में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो उस बेसिस पे आप लोग का कॉस्ट निकलता है, उसको सम अप कर देते हैं हम लोग और वो निकाल लेते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्शन कैसा हुआ, कितने में हुआ। एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। समझ लो आप लोग यहाँ पे कार बना रहे हो, एग्जाम्पल कार, ये आपका है एंड प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल्स दोस्तों लगे हैं आपको, रॉ मटेरियल्स लगे पहले कार्बनिक स्टील वगैरह के। ठीक है, रॉ मटेरियल लगा आपको दोस्तों। ठीक है, उससे आपने दोस्तों कुछ आयरन से आपने स्टील बना दिया, मान लो स्टील के कुछ स्टील रॉड्स बना दिए, यहाँ पे आपने बना दिया स्टील। ठीक है, फिर आपने इंजन्स बनाया, प्रोडक्ट्स इंजन्स। ठीक है, इंजन बना दिया, इंजन बना दिया। फिर आपने एक कार बना दी। ठीक है, फिर आपने एक कार बना दी। ठीक है दोस्तों, एक आपने एक कार बना दी। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, मतलब आप लोग समझ जाओ, कार। ठीक है, आपने कार बना दी। और अब क्या हो रहा है दोस्तों, हर एक मेथड पे समझ लो इनिशियली आपका ज़ीरो लाख था, स्टील बनाने में आपको 1 लाख और ऐड हो गया। ठीक है, 1 लाख, यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 1 लाख। इंजन्स बनाने में आपके प्लस 3 लाख ऐड हो गए, टोटल हो गया आपका 4 लाख। कार बनाने में दोस्तों आपका प्लस 10 लाख ऐड हो गया, तो आपका हो गया 14 लाख। हर एक स्टेप में दोस्तों आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, है ना, हर एक स्टेप ऑफ प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही है, तो वही होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, वही होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें जो जीडीपी होती है ना दोस्तों, जीडीपी होती है वो क्या होती है दोस्तों, जीवीए, जीवीए ये जो आपने निकाला ना, ये जीवीए, ये जो आपने निकाला है ये जीवीए। पर होता क्या दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस भी लगा देती है, इसमें गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस भी लगा देती है। टैक्सेस तो लगाती है, पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कुछ सब्सिडीज़ भी मिल जाती है दोस्तों, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे कुछ सब्सिडीज़ भी मिल जाती है, तो माइनस सब्सिडीज दोस्तों, ये होता है आपका जीडीपी। आगे समझ में दोस्तों कोई तकलीफ है इसमें। पहला मेथड क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम लोग CIG X माइनस M करते हैं। C से कंजम्पशन, I से इन्वेस्टमेंट और G से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। ठीक है, X एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, इससे हम लोग GDP निकाल देते थे। इसका जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दो, फिर भी लिख देता हूँ मैं आपको, GDP इक्वल्स टू C। ठीक है, C प्लस I प्लस D प्लस X माइनस M। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला था इसका। साथ ही साथ हमने प्रोडक्शन मेथड में देखा दोस्तों, हर एक प्रोडक्शन स्टेप में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है, उससे हम लोग का एक प्राइस आता है, वो प्राइस तो हम लोग जोड़ते हैं, साथ में गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है तो वो खाते हैं, टैक्स तो हम लोग भरते हैं, तो टैक्स वो जीडीपी में आपको ऐड करना है, माइनस सब्सिडीज़ जो हमारी गवर्नमेंट हमें दे देती है उसको रिड्यूस करना है। इसको देख लेते हैं दोस्तों, एक बार पढ़ भी लो आप लोग। द प्रोडक्शन अप्रोच एस्टिमेट्स द टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट एंड डिडक्ट्स। ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट की टोटल वैल्यू ऐड हो जाती है और डिडक्ट करती है दोस्तों द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड
इन अ प्रोसेस लाइक दोज ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलेगा इसमें। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन मेथड इज नॉट जीडीपी बट जीवीए। देखो, प्रोडक्शन मेथड का रिजल्ट रहता है ना, जीडीपी नहीं रहता है, वो जीवीए होता है। जीडीपी टैक्स और सब्सिडीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद आता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ हम आपने निकाल के लाई है ना, ये जीवीए है, इसको जीडीपी मत मान लेना, ठीक है। द रिजल्ट इज जीवीए, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस लेस द कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स इन मेकिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस। So to calculate GDP, we have to add taxes and subtract subsidies from GBA। अब समझ में आ गया दोस्तों, इजी है ना, आप लोगों को काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब थर्ड जो प्रोसेस होता है दोस्तों, थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है इनकम मेथड। वो होता है दोस्तों इनकम मेथड। अब इनकम मेथड दोस्तों अगर आपको समझना है तो दोस्तों आप सबसे पहले ये जान लो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप एग्जांपल लेते हैं लैंड से आपको क्या मिलता है? लैंड से आपको रेंट मिलता है, ठीक है, लैंड, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको लेबर को क्या देते हो दोस्तों? वेजेस या सैलरी, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल से आपको मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। और चौथा है दोस्तों आपके पास जो फोर्थ टर्म है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये आपको देता है प्रॉफिट, ठीक है। ये समझ में आया दोस्तों? तो यही होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है? द इनकम अप्रोच टू मेजर द जीडीपी इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रियलिटी दैट ऑल द एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी शुड इक्वल द टोटल इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। जो भी दोस्तों, इससे जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम आ रही है, ठीक है, इनसे जो भी इनकम आ रही है, इनकम generated by the factors of production, ठीक है। ये जो है आपकी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब जो है आपके है फैक्टर्स। इससे जो इनकम जनरेट हो जाती है दोस्तों, यही आपका इस मेथड में काम आता है। अब समझ में आ गया? द इनकम अप्रोच टू मेजर द जीडीपी इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रियलिटी डेट ऑल द एक्सपेंडिचर्स इन एन इकॉनमी, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा इकॉनमी में, जो भी इनकम जनरेट होगी ना दोस्तों इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, वही हो जाएगी जीडीपी आपकी, ठीक है। इजी है। सो द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर गेट्स वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट, लैंड गेट्स रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप गेट्स प्रॉफिट एज देयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। वही बता रहा है दोस्तों, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस, सैलरी मिलती है। लैंड से रेंट जनरेट होता है, कैपिटल से इंटरेस्ट जनरेट आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप से आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है दोस्तों। जो भी एक्सपेंडिचर रहता है ओवरऑल, वो होती है इनसे जो इनकम जनरेट हो जाती है उसके बराबर, ठीक है। ईजी है दोस्तों, समझ में आ गया? कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें? तो यहाँ आपका ये मेथड्स टू मेजर दी जीडीपी था दोस्तों, ये यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अब हम लोग दूसरे जाते हैं पर कैपिटा इनकम। दोस्तों पर कैपिटा इनकम जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ चीज़ें जैसे देख सकते हो। जैसे एग्जांपल, पर कैपिटा इनकम क्या होती है दोस्तों? एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो इस एरिया की जो इनकम होगी, एरिया इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये आपकी आ गई पर कैपिटा इनकम,
इस एरिया में आप कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट पता ही होगा आपको। टोटल जितनी भी सैलरी है या टोटल जो भी इनकम है अपॉन कितना, अपॉन जितने लोग उस एरिया में बिलोंग करते हैं। तो बस पर कैपिटा इनकम जो रहती है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम जो होती है दोस्तों, वो होती है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन साइज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। ठीक है, national income divided by population size per capita income is often used to measure a sector's average income। कोई भी एक सेक्टर का दोस्तों अगर आपको एवरेज इनकम निकालना है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का निकालना है और कंपेयर करना है डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आप आपके जैसे आप इंडिया का देख लो, डिफरेंट स्टेट्स का आप पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो उससे क्या होता है, आप लोग ये समझ पाओगे दोस्तों कौन सा जो स्टेट है वो ग्रो अच्छे से कर रहा है, कौन से स्टेट में की जो सेक्टर की क्वालिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूपी की एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छी चल रही है, वहीं ऐसा हो सकता है कि जो कर्नाटक है वहाँ की सर्विस सेक्टर ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो आपको ये सेग्रीगेशन करने में भी काफ़ी मदद मिल जाएगी इस बेसिस पे कि कौन सा सेक्टर कौन से रीजन में ग्रो कर रहा है, किस रीजन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो ग्रो नहीं कर रहा है, ये सब निकालने के लिए भी काफ़ी काम आता है। फोरकास्टिंग करने के लिए काफ़ी काम आ जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस करने में भी काफ़ी काम आता है। सेल्स को फोरकास्ट करने में काम आता है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहा है कंपेयर द वेल्थ ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ये भी बता सकता है कि दोस्तों किसकी परचेजिंग पावर कितनी ज़्यादा है, परचेजिंग पावर पैरिटी है या नहीं है रीजन्स में, और क्यों नहीं है ज़्यादा। अगर फिर उसी हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ पे स्कीम्स को ला सकती है ताकि इक्विटी आ जाए। ठीक है, ताकि इक्विटी आ जाए। पर कैपिटा इनकम जो रहती है इज ऑल्सो ऑफन यूज टू मेजर अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नापने के लिए भी पर कैपिटा इनकम को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आता है दोस्तों पॉवर्टी। पॉवर्टी पॉवर्टी हम लोग ने फाइनेंस में भी काफ़ी कुछ किया हुआ है दोस्तों पॉवर्टी के बारे में। यहाँ भी हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखते हैं पॉवर्टी के बारे में। तो देखो दोस्तों, पॉवर्टी से हम लोग क्या समझते हैं? पॉवर्टी से हम लोग समझते हैं दोस्तों गरीबी। गरीबी पर आप लोग एक बात बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या लिख क्या होगा ऐसे? पॉवर्टी मीन्स समवन हु इज़ वेरी पुअर, ऐसा ऐसा लिखोगे क्या? नहीं ना। तो उस आंसर को हमें फ्रेम करना होता है। काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं दोस्तों पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। अलग अलग कमिटीज़ ने अलग अलग चीज़ें भी बताई हैं हमें। काफ़ी सारे डायमेंशंस में हमने पॉवर्टी को कैलकुलेट किया है। बट कुछ मेजर जो चीज़ें होती है जैसे हंगर दोस्तों, मैल न्यूट्रिशन अगर कोई है तो उससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि उसको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, इतनी कैलोरी वो ले नहीं पा रहा है, तो वो एक डायमेंशन हो गया पॉवर्टी मेजर करने का। बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, अभी तो गवर्नमेंट की अपने हमारे फंडामेंटल राइट में भी मेंशन्ड है कि फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। तो वो जो चीज़ें वो अगर नहीं मिल पा रहा है, वो तो खैर मिलना ही चाहिए, बट उसके बाद भी अगर आपको हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो भी आप पॉवर्टी या डिप्राइव्ड हो, तो कुछ करना चाहिए इसमें। ठीक है, बेसिक सर्विसेज, अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक पॉवर्टी का पार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। तो पॉवर्टी अगर पूछेगा तो ऐसा लिखना है आपको, पॉवर्टी इज़ द लैक ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, इनकम नहीं है, रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए उतने रिसोर्सेज या इनकम नहीं आ रही है। इंक्लूड्स हंगर, मालन्यूट्रिशन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, अदर बेसिक सर्विसेज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंस क्या है पॉवर्टी का? सो मच इन द सोसाइटी डैट गोल नंबर 1 इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों SDGs के बारे में आप जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी बताया गया कि भाई पॉवर्टी को एलिमिनेट करना वन ऑफ द मेजर चैलेंज भी है और प्रायोरिटी भी है। ठीक है, SDGs में। ठीक है, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए दोस्तों डिफरेंट कमिटीज़ ने अपना अपना ओपिनियन रखा कि हम पॉवर्टी को मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक थी अलग
अलाग कमेटी 1979 की बात थी ये। यहाँ इन्होंने बताया दोस्तों कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ किसान विलेज होता है, विलेज एरियाज होते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो उनकी कैलोरी का इंटेक भी ज़्यादा होना चाहिए। 2400 कैलोरी के आसपास उनको इंटेक करना चाहिए। अगर वो बंदा या बंदी उससे कम इंटेक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई वो डिप्राइव्ड क्लास में आ गया है, वो पॉवर्टी ड्रिवन है। तो और अर्बन एरियाज़ में, जो कि शहर के एरिया इलाके हैं, वहाँ पे 2100, क्योंकि वहाँ पे लोग उतने ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करते हैं, तो 2100 से अगर नीचे है तो पॉवर्टी वाले एरिया में आ जाएगा। तो 1979 की बात थी। टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, बाय दी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने एक बनाया फोर्स, टास्क फोर्स बनाया पॉवर्टी लाइन मेजर करने को रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए। उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। और उन्होंने बताया कि रूरल शुड बी 2400 और अर्बन शुड बी 2100। उसके बिलो जो भी कंज्यूम कर रहा है दोस्तों, वो इसका मतलब हो गया कि वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। फिर दोस्तों क्या हुआ, उनको लगा कि यार यही तरीका उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ कैलोरी के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। कोई इंसान किसान है फॉर एग्जांपल, वो खाना तो अच्छे से खा ही रहा होगा, एग्जांपल ले लेते हैं कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, खा रहा है, इससे ज़्यादा कैलोरी ले रहा है, पर उसके बाद घर ही नहीं होगा रहने को, तो उसके पास रहने को घर ही नहीं है तो क्या करोगे। तो लक्कड़वाला कमेटी ने आया 1993 में, उन्होंने सजेस्ट किया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन एज अर्लियर। ठीक है, कैलोरी इनटेक तो ठीक है, बट 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 इसमें बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, और भी चीज़ों का ऐड कर दिया, जैसे क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान जब आप सुनते होंगे ना दोस्तों, तो आपके इसमें डायरेक्ट आनी चाहिए 1993 की बात। लक्कड़वाला कमेटी ने बोला कि भाई रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। तो आज अगर कोई बोल रहा है ना भाई रोटी कपड़ा मकान तो हमें चाहिए ही, तो हम लोग किस चीज़ से, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, लक्कड़वाला कमेटी से इसका ओरिजिनेशन हुआ। सजेस्टेड डैट, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेट बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन एज अर्लियर। जो अलग कमेटी ने बोला था वो तो चलो सही है, ठीक है, वो तो हम कह ही रहे हैं, पर साथ ही साथ क्लोथिंग और शेल्टर को भी इंक्लूड करो भैया। ये दो चीज़ को एक्स्ट्रा उन्होंने इंक्लूड करा दिया। तो कैलोरी प्लस क्लोथ प्लस शेल्टर, ठीक है, ये ओनली कैलोरी, ठीक है। फिर दोस्तों, फिर और ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। फिर अब आइए दोस्तों सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी वो थोड़े टाइम 2009 के बाद, 2009 के टाइम में आई। पहले 1979, 30 साल के बाद 2009 में सुरेश तेंदुलकर आई। फर्स्ट 1979, फिर 1993, ये 14 साल के बाद। फिर इसके 16 साल के बाद ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, जिन्होंने बताया मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब आप मंथली कितना खर्चा करते हो दोस्तों, उसके ऊपर उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि भाई एक लाइन बनाई, 816 अगर आपका है ₹816 रूरल एरिया में, तो आप लोग गरीब के, मतलब जो जो लोग रहेंगे उन लोग गरीब हो जाएंगे, और 1000 है अर्बन एरियाज में। 2009 का है तो पुराना डेटा है, ठीक है। ही जस्ट एक्सपेंडेड लखड़वाला मेथड, इस मेथड को थोड़ा सा एक्सपेंशन दे दिया, बट इसमें ये मंथली एक्सपेंडिचर को उसने ऐड भी कर दिया। दोस्तों फिर एक फाइनल कमेटी हमारे पास आती है दोस्तों, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी 2011 और 2012 में इन्होंने बोला दोस्तों मंथली पर फैमिली, ठीक है, इन्होंने मंथली एक्सपेंडिचर को एम्फेसाइज किया कि हर एक हाउस में एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई पर हाउस कितने भी लोग हैं, 5, आइडली उन्होंने 5 का एवरेज लिया। मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 4860 है रूरल एरियाज़ का, और 7035 है अर्बन एरियाज़ का। बस इससे ज़्यादा थोड़ा पैसा उन्होंने रियलिस्टिक रखा। 2011 और 12 में आए रंगराजन कमेटी, उसके हिसाब से उन्होंने बताया एक मंथली एक्सपेंडिचर पूरी फैमिली का, उसमें उन्होंने 5 मेंबर को मान के चला। रूरल एरियाज़ में अगर आपका 4860 है और 7035 आपका अर्बन एरियाज़ में है तो ठीक है दोस्तों। पॉवर्टी मेजरमेंट की कुछ कमिटीज़ थी, 1 2 3 4 कमिटीज़ के बारे में हमने देखा, जाना और समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों एक जो हमारा लास्ट
टॉपिक नहीं बोलूँगा, इसके बाद एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके पहले दोस्तों एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, ठीक है, कास्ट का सेंसस। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। 2011 के सेंसस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो ये तो हमें करना ही पड़ा, ठीक है, करना ही पड़ा। तो अगर इसमें पूछेगा दोस्तों, सबसे पहले तो इसको कुछ पार्ट्स में बांटा है इन्होंने। रूरल, ठीक है, अर्बन, फिर कास्ट सेंसस, ठीक है। कौन कौन, ये हमने शायद फाइनेंस में भी पढ़ा है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। यह है रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है दोस्तों। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ये सब चीज़ें कौन कौन कंडक्ट कराता है, ठीक है। रूरल में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अर्बन एरिया का ध्यान रखता है, कास्ट सेंसस का जो ध्यान रखता है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है, वो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, MHA। ठीक है दोस्तों, इस सेंसस में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई दोस्तों, कुछ कैटेगरीज बताई गई, ठीक है। एक थी एक्सक्लूडेड, फर्स्ट एक्सक्लूडेड कैटेगरी, ये ऐसे लोग होते थे दोस्तों जो ऑटोमेटिकली ना एक्सक्लूड हो जाते थे, ऑटोमेटिकली इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता था, क्योंकि इनके पास सब कुछ होता था। जैसे आप जानते हैं अमीर लोग के पास सब कुछ होता है, उनको देख के आप समझ जाओगे उनके पास लैंड ज़्यादा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, सारी फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल है, तो उनको ज़रूरत नहीं है, उनको उन लोग पहले हटा देते थे। तो उन लोग इसको गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स रहते हैं उन लोग उसके लिए वो उन लोग एलिजिबल नहीं रहते, ठीक है, हम लोग एलिजिबल नहीं हो पाते। फिर होता है दोस्तों डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स, जो ये एक्चुअल पॉवर्टी ड्रिवन रहते हैं, ठीक है, डिप्राइव्ड एक्चुअल पॉवर्टी ड्रिवन। इसमें क्या होता है, एक्चुअल पॉवर्टी ड्रिवन इन द सेंस ये दोनों कैटेगरी में लाई कर सकते हैं, ये एलिजिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उस बेसिस के हिसाब से नापते हैं उनको, कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस के हिसाब से उनको रखते हैं, नापते हैं, फिर जाके इनको देखा जाता है। फिर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, इन लोग तो बहुत ही गरीब होते हैं दोस्तों, इनको मतलब ज़रूरत होती है हेल्प की, और वेलफेयर बेनिफिट जो रहती है गवर्नमेंट का इनको मिलता है, ठीक है। तो पहला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड लोग कौन रहते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पे कंडीशन है, व्हीकल्स हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई है तो वो हो गया, फिर जिनकी सैलरी जो है वो 210,000 से ज़्यादा है, फिर इनकम टैक्स जो पे करते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में जो आ जाते हैं उन लोग का, पक्का हाउस है जिनका, या 3 रूम है, उनके पास फ्रिज है दोस्तों, लैंडलाइन फ़ोन भी है, इरीगेटेड लैंड जो है वो ज़्यादा, अब उनकी जो एक लिमिट सेट था उससे ज़्यादा है, किसान KCC जो थे वो क्रेडिट लिमिट उनकी 50K या उससे ज़्यादा थी, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते थे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों डिप्राइव्ड पीपल, जिनके पास एक रूम है, कच्चा हाउस है, ठीक है, जिनके यहाँ पे एडल्ट नहीं है 16 से 59 ईयर्स तक के, फिर फीमेल ही हाउस को लीड कर रही है, मेल मेंबर नहीं है, या अपना हाउस होल्ड है जिसमें डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, और एडल्ट मेंबर नहीं है, SC ST हाउस होल्ड्स हो गए हैं, फिर एडल्ट नहीं है, लिटरेट एडल्ट नहीं है, लैंडलेस हाउस होल्ड्स है, उन लोग इंक्लूडेड कौन है दोस्तों, विद शेल्टर, जिनके पास शेल्टर हो, ठीक है, या जो लोग गरीब हो, बेगर्स हो, ठीक है, स्केवेंजर्स हो दोस्तों, भटकते हैं दोस्तों खाने वाने के लिए, फिर बॉन्डेड ले बंधुआ मजदूर हो, फिर ट्राइबल ग्रुप्स हो दोस्तों, उनके हिसाब से उनको इंक्लूड किया गया,
ठीक है दोस्तों, ये सेंसस के ऊपर अगर आपको लिखना होगा तो प्लीज़ ऐसे लिख देना थोड़ा, ठीक है। कौन क्या क्या मेजर करता है वो भी आप बता देना, स्पेसिफाई कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है फाइनेंस के लेक्चर्स में, बट यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। 2021 में इसका एक रिलीज़ हुआ था, किससे, यूएनडीपी से, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने रिलीज़ किया था, लिख दो यहाँ पे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ में OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। 2010 में लॉन्च हुआ था, 2010 में लॉन्च हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पॉवर्टी इज नॉट यूनि डायमेंशनल। बहुत सारे डायमेंशन होती है दोस्तों, जैसे लक्कड़ वाला कमेटी के हिसाब से आपने कैलोरी इंटेक के बारे में बता दिया, तो वैसा नहीं होता, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे बेसिक नीड्स हो गई, एजुकेशन, हेल्थ, इसके बेसिस पे दोस्तों इन्होंने डिसाइड किया था, इसके बेसिस पे डिसाइड किया था। तो दोस्तों MPI जो होती थी, यूजुअली MPI जो होती थी, थोड़ा सा लिख लो, MPI जो होती थी वो कुछ पैरामीटर्स हो जाते थे। एजुकेशन 1/3 वेटेज होता था इसका, ठीक है, एजुकेशन। फिर आपकी हेल्थ आ जाती थी, इसका भी 1/3 वेटेज होता था, ठीक है, इसका भी 1/3। फिर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है, इसका भी 1/3 वेटेज होता था। 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाता था आपका 1, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों, एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना टाइम का आपका स्कूलिंग हुआ, चाइल्ड के एनरोलमेंट पे, ठीक है, चाइल्ड के एनरोलमेंट पे भी डिपेंड करता था। फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता था। फिर उन लोगों को न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता था। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ठीक है, फिर एसेट्स, सैनिटेशन, फिर कुकिंग फ्यूल, खाने का जो तेल है, ठीक है, कुकिंग फ्यूल, फिर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ये सब पैरामीटर्स है दोस्तों। इसका अपना एक वेटेज हो जाता था। जैसे ये 1/3 वेटेज का, तो ये कितने का होगा बताओ, 1/6 का होगा, 1/6, 1/6, दोनों को मिला के 1/3 हो जाता था। वैसे ही अब ये 1/6 का हो गया, ये भी हो गया 1/6 का। अब ये कितने का होगा दोस्तों, 1/18 का, 1/18, 1/18, 1/18, 1/18, 1/18। आया समझ में दोस्तों, आया, इजी है। और अगर किसी का भी ओवरऑल स्कोर जो है 1/3 या 1/3 से ज़्यादा आ गया, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में फॉल कर देगा, ठीक है, पुअर या पॉवर्टी, ठीक है। इजी है दोस्तों, समझ में आया, कोई दुख दर्द इसमें, आसान है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग आज वाइंड अप करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो PDF चाहिए अगर आपको, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अच्छे से, ठीक है दोस्तों। और कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।